Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेदिक अनुसंधान के एक बहुत ही कह सकते हैं अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। ये जो परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटी, इसे मापना क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों के हवाले हैं, कुछ सांख्यिकीय परिभाषाएं हैं और आजकल के दौर में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो सब शामिल है। और देखिए, हमारा मकसद आज ये समझना है कि आयुर्वेद में जो हर व्यक्ति अलग होता है उसके परिणामों में फर्क क्यों आता है, ये क्यों मायने रखता है, इसे आंकड़ों में कैसे देख सकते हैं और ये सब आयुर्वेदिक रिसर्च की क्वालिटी और उसके भविष्य को कैसे कैसे एक दिशा दे सकता है। ये एक अजीब सी पहेली है ना? आयुर्वेद तो पूरी तरह से व्यक्तिगत उपचार की बात करता है। हर किसी की प्रकृति अलग, अग्नि अलग, बल अलग। लेकिन फिर जब हम बड़े पैमाने पर रिसर्च करते हैं जहां सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, तो इस व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे संभालें? क्या आंकड़े, मतलब स्टैटिस्टिक्स, जो अक्सर औसत की बात करते हैं, वो आयुर्वेद के इस मूल सिद्धांत के साथ न्याय कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और असल में यही आज हमारी बातचीत का फोकस भी है। देखिए, आयुर्वेद की जो बुनियाद है ना, वो मात्रा यानी सही डोज और प्रमाण यानी माप या मानकीकरण, इन अवधारणाओं पर ही टिकी हैं। चरक संहिता में भी जो मात्रा शितीय अध्याय है वो साफ कहता है मात्रा जठराग्नि की शक्ति पर निर्भर करती है। तो ये तो सीधा संकेत है कि भाई इलाज का असर सिर्फ दवा पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर, उसकी पाचन शक्ति कैसी है, जगह यानी देश, समय यानी काल और खुराक यानी मात्रा, इन सब पर निर्भर करता है। और इसमें फर्क आना तो स्वाभाविक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च में सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि औसतन दवा ने कितना काम किया, हमें ये भी समझना होगा कि असर कितना फैला हुआ था। मतलब कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा असर हुआ, कुछ पर शायद कम। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। यहीं पर ये जो परिवर्तनशीलता के माप हैं यानी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वो काम आते हैं। आयुर्वेद का अपना एक सिद्धांत है दशविध आतुर परीक्षा। इसमें रोगी की 10 तरह से परीक्षा की जाती है, जैसे प्रमाण यानी शरीर का माप, सात्म्या यानी क्या चीजें रोगी के लिए ठीक हैं, बल यानी उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति वगैरह वगैरह। ये असल में क्या है? ये रोगी की इसी भिन्नता को समझने का एक सिस्टमैटिक तरीका ही तो है। तो हमारे जो सांख्यिकी तरीके हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उनको इसी भिन्नता को पकड़ना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए, सिर्फ औसत बताकर रुकना नहीं चाहिए। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। आयुर्वेद में ये जो परिणामों में भिन्नता है, ये इतनी नेचुरल और एक्सपेक्टेड क्यों मानी जाती है और इसे मापना इतना जरूरी क्यों है? जैसा मैंने अभी कहा, मात्रा और प्रमाण ये बहुत सेंट्रल आइडियाज हैं। जब चरक कहते हैं कि खुराक अशनाबनानुसारिणी है, यानी भोजन पचाने की क्षमता के अनुसार, तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई एक ही दवा की एक ही डोज हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती। किसी की अग्नि तेज होगी, किसी की मंद। इसीलिए रिसर्च में हमें सिर्फ औसत असर यानी एवरेज इफेक्ट ही नहीं देखना, बल्कि परिणामों का फैलाव कितना है, मतलब स्प्रेड या डिस्पर्शन, उसे भी उतनी ही गंभीरता से मापना होगा। तो ये जो दशविध आतुर परीक्षा वाले पहलू थे, जैसे प्रमाण या बल, इनको हम आंकड़ों में कैसे बदल सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली कैसे दिखाएं? हाँ, यही स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करती है। दशविध आतुर परीक्षा से जो जानकारी मिलती है वो हमें रोगी की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक खाका, एक प्रोफाइल देती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो इस भिन्नता को, इस वेरिएबिलिटी को सांख्यिकीय मापों के जरिए दिखाना चाहिए, जैसे कि मानक विचलन, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी कहते हैं, या फिर अंतर चतुर्थक रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी आईक्यूआर, या विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी। ये सारे माप हमें यही बताते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अपने औसत यानी मीन से कितना दूर दूर फैले हुए हैं।
ठीक है, तो ये कई सारे माप हो गए, SD, IQR, CV। आमतौर पर रिसर्चर्स इन्हें कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं? क्या कोई एक तरीका है जो सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए, कोई एक तरीका सबसे बेहतर नहीं होता। हर माप की अपनी एक खासियत है और वो अलग अलग सिचुएशन में ज़्यादा उपयोगी होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक कमरे में कुछ लोगों की हाइट, लंबाई नाप रहे हैं। सबसे सीधा तरीका क्या है? रेंज पता करना, यानी सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति की हाइट का अंतर। हाँ, ये तो सिंपल है। बिल्कुल, ये हमें फैलाव का एक मोटा अंदाजा दे देता है। आयुर्वेद में सोचिए, जैसे कोई कोविड-19 स्टडी है, उसमें आयुष 64 लेने वाले मरीज कितने दिनों में ठीक हुए, उसका रेंज देखना। मान लीजिए 5 दिन से लेकर 15 दिन तक। ये क्विक जानकारी देता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है। ये सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज पर निर्भर करता है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। अच्छा। बीच के लोगों की हाइट कैसी है, इसका कोई अंदाजा नहीं देता। और अगर कोई एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लंबा या बहुत छोटा हो, जिसे हम आउटलायर कहते हैं, तो रेंज बहुत भ्रामक, मिसलीडिंग हो सकता है। इसीलिए रेंज के साथ हमेशा सैंपल साइज यानी N बताना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये समझ आता है कि रेंज बहुत सेंसिटिव है आउटलायर्स के लिए। तो फिर इससे बेहतर क्या है? आपने IQR का जिक्र किया था। सही। IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बीच के 50% लोगों पर फोकस करता है। सोचिए, हमने कमरे के सब लोगों को हाइट के हिसाब से लाइन में खड़ा किया, फिर सबसे छोटे 25% और सबसे लंबे 25% लोगों को हटा दिया। ओके। अब जो बीच के 50% लोग बचे, उनकी हाइट का जो फैलाव है वो IQR है। मतलब तीसरे क्वार्टाइल Q3 और पहले क्वार्टाइल Q1 का अंतर, Q3 माइनस Q1। इसका फायदा ये है कि ये उन एक्सट्रीम वैल्यूज यानी आउटलायर से प्रभावित नहीं होता। अच्छा, आयुर्वेद में ये बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ परिणाम अक्सर तिरछे मतलब स्क्यूड होते हैं। जैसे दर्द के लिए VAS स्कोर या सूजन के लिए CRP लेवल। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्रतिक्रिया दिख सकती हैं। जैसे ब्राह्मी आधारित दवा से एंग्जाइटी कम होने का स्कोर या संधिवात में लक्षणों की गिनती, इनमें अक्सर ऐसा दिखता है। ऐसे में माध्यिका यानी मीडियन के साथ IQR रिपोर्ट करना वो औसत यानी मीन और SD से ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद तस्वीर देता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि IQR उन एक्सट्रीम प्रतिक्रियाओं को एक तरह से नज़रअंदाज कर देता है, जो शायद आयुर्वेद में व्यक्ति विशेष प्रतिक्रिया का हिस्सा हो। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, IQR हमें एक स्टेबल तस्वीर देता है कि ज़्यादातर लोगों में क्या हो रहा है। उन चरम प्रतिक्रियाओं यानी आउटलायर्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अलग से देखना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन जो मुख्य समूह हैं, उसके फैलाव को समझने के लिए IQR अक्सर ज़्यादा उपयोगी होता है, खासकर जब डेटा सामान्य रूप से वितरित ना हो, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। और मानक विचलन या SD स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो शायद सबसे ज्यादा सुनने में आता है। हाँ, SD बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे आम माप है, खासकर जब डेटा लगभग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब वो घंटी के आकार का कर्व, बेल कर्व बनाता हो। ये हमें बताता है कि औसतन जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अपने माध्य यानी मीन से कितनी दूर हैं। हमारे कमरे वाले उदाहरण में वापस जाएं तो ये बताएगा कि लोगों की लंबाई औसतन औसत लंबाई से कितनी अलग है। आयुर्वेद रिसर्च में कई पैरामीटर्स हैं, जैसे BMI, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के स्कोर, HARS-DI जैसे हीमोग्लोबिन लेवल, ये अक्सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होते हैं। अच्छा। इनके लिए माध्य प्लस SD रिपोर्ट करना एक स्टैंडर्ड तरीका है। अगर SD ज्यादा है तो इसका मतलब है लोगों के बीच ज्यादा भिन्नता है, जो शायद उनकी अलग प्रकृति या सात्मिक की वजह से हो सकती है। ज्यादातर जो सांख्यिकीय विश्लेषण होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट्स, वो SD पर ही आधारित होते हैं। इसलिए रिसर्च पेपर्स में ये प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। SD के साथ ही विचरण और विचरण गुणांक CV% भी जुड़े हुए हैं। आपने बताया था, इनका क्या खास काम है? हाँ, विचरण या वेरिएंस वो असल में SD का स्क्वायर है। ये कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो इकाई होती है यूनिट, वो स्क्वायर हो जाती है। जैसे लंबाई का वर्ग, तो उसकी सीधी व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम आमतौर पर SD ही रिपोर्ट करते हैं। लेकिन विचरण गुणांक यानी CV%, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बहुत काम का है। ये क्या करता है? ये SD को माध्य के प्रतिशत के रूप में दिखाता है। फॉर्मूला है CV% इज इक्वल टू SD मीन इंटू 100।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इकाई मुक्त होता है, यूनिटलेस। इकाई मुक्त होने से क्या फायदा, मतलब यूनिटलेस होने से? इससे हम अलग अलग इकाइयों या अलग अलग पैमानों पर मापी गई चीजों की परिवर्तनशीलता की तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रमेय यानी डायबिटीज की स्टडी में हम उपवास ग्लूकोज जो mgdl में है और HSCRP जो mgl में है, दोनों पर असर देख रहे हैं। हम सीधे उनके SD की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स अलग है। सही बात है। लेकिन हम उनके CV% की तुलना करके बता सकते हैं कि किस पैरामीटर में रिलेटिवली ज्यादा भिन्नता दिख रही है। इसी तरह हम अलग अलग रिसर्च सेंटर्स यानी साइट्स पर या अलग अलग समय यानी काल में किए गए अध्ययनों में किसी माप की परिवर्तनशीलता, जैसे मान लीजिए अग्नि स्कोर, उसकी तुलना करने के लिए CV% का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर CV% कम है तो ये बताता है कि प्रतिक्रिया ज्यादा एक जैसी होमोजीनस है, जो मानकीकरण या क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, जैसे आयुष नेटवर्क में आहार या दवा की क्वालिटी जांचने के लिए। और आखिर में माध्य की मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन या SE, ये SD से कैसे अलग है? ये कंफ्यूजन काफी होता है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। देखिए, SD बताता है कि डेटा के अंदर कितना फैलाव है, मतलब लोगों के बीच कितनी भिन्नता है, जबकि SE स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, जिसका फॉर्मूला S/√n है, यानी SD को सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना, ये बताता है कि हमारा जो सैंपल माध्य है, सैंपल मीन, वो पूरी आबादी के असली माध्य यानी ट्रू पॉपुलेशन मीन का कितना सटीक अनुमान है। अच्छा, सैंपल साइज n जितना बड़ा होगा, SE उतना ही छोटा होगा, यानी हमारा अनुमान उतना ही सटीक होगा। SE का इस्तेमाल होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स CIs बनाने में और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ये प्लानिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की गाइडलाइंस के तहत जब हम स्टडी प्लान करते हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इसे कभी भी डिस्क्रिप्टिव टेबल्स में जैसे बेसलाइन टेबल में SD की जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा के असली फैलाव को नहीं दिखाता। कौन सा माप सबसे सही है और उसे रिपोर्ट कैसे करें? क्या कोई गाइडलाइंस है इसके लिए? बिल्कुल, चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका डेटा कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जी। मोटे तौर पर कहें तो अगर डेटा लगभग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माध्य के साथ SD रिपोर्ट करें। ये स्टैंडर्ड है। अगर डेटा तिरछा है, स्क्यूड है, तो माध्य का मीडियन के साथ IQR रिपोर्ट करना ज्यादा बेहतर और मजबूत तरीका है। अगर आपको अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग मापों में रिलेटिव वेरिएशन की तुलना करनी हो तो CV% जरूर शामिल करें। रेंज का इस्तेमाल बस एक शुरुआती अंदाजे के लिए करें और हमेशा सैंपल साइज n के साथ। और SE का इस्तेमाल सिर्फ सटीकता के अनुमान और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लिए करें। जहां तक रिपोर्टिंग की बात है तो जो स्थापित दिशा निर्देश हैं जैसे कॉन्सोर्ट 2025, खासकर उसका हर्बल मेडिसिन एक्सटेंशन, और ICMR की नेशनल एथिकल गाइडलाइंस 2017 वाली और उसके 2023-25 के अपेंडिक्स, जिनमें AI और इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी शामिल हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। बेसलाइन टेबल्स में साफ साफ बताएं कि कौन सा माप SD या IQR इस्तेमाल किया गया है। ग्राफ्स में जैसे बॉक्स प्लॉट्स, वो IQR दिखाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर जब आप प्रकृति या सेंटर्स के हिसाब से तुलना कर रहे हों। क्या हम इसे किसी असली आयुर्वेदिक अध्ययन के उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए वही आयुष 64 वाली स्टडी। जरूर। मान लीजिए हम हल्के कोविड-19 में आयुष 64 प्लस स्टैंडर्ड केयर ऑफ SOC बनाम सिर्फ SOC के असर को देख रहे हैं और हम ये माप रहे हैं कि लक्षण ठीक होने में कितने दिन लगे। तो एक अच्छी रिपोर्टिंग में क्या क्या शामिल होगा? 1. दोनों ग्रुप्स के लिए दिनों का माध्य प्लस SD। मान लीजिए आयुष 64 ग्रुप में आया 7 + 2 दिन और SOC ग्रुप में 9 + 3 दिन। ये प्राइमरी एनालिसिस होगा। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ठीक होने का समय अक्सर तिरछा हो सकता है, तो माध्य का IQR भी रिपोर्ट करें। जैसे आयुष 64 में 6 IQR 5 से 8 दिन बनाम SOC में 8 IQR 6 से 11 दिन। तीसरा, CV% कैलकुलेट करें। इससे पता चलेगा कि दोनों ग्रुप्स में प्रतिक्रिया की रिलेटिव एकरूपता कैसी थी। चौथा और सबसे जरूरी, माध्य अंतर मीन डिफरेंस का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% CI रिपोर्ट करें। जैसे मान लीजिए अंतर आया -2 दिन, 95% CI -3.5 से -0.5 दिन। इसके लिए SE की गणना जरूरी होती है।
ये हमें असर के मैग्नीट्यूड और उसकी सटीकता का अंदाजा देता है। अच्छा। इस तरह की डिटेल्ड रिपोर्टिंग न सिर्फ स्टडी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, बल्कि दूसरे अध्ययनों से या अलग-अलग सेंटर्स या मौसमों या काल के नतीजों से तुलना करना भी आसान बनाती है। ये बहुत स्पष्ट है। अब थोड़ा वापस आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर आते हैं। ये जो आधुनिक सांख्यिकीय माप हैं, ये उन पुरानी अवधारणाओं जैसे मात्रा, प्रमाण, देश, काल से कैसे जुड़ते हैं? क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न लेयर है ऊपर से, या ये असल में उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक परत नहीं है, बल्कि ये उन अवधारणाओं को क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक रूप से समझने और वैलिडेट करने का एक तरीका हो सकता है। देखिए कैसे। मात्रा, डोज, एसडी और सीवी हमें डोज रिस्पॉन्स की वेरिएबिलिटी को मापने में मदद करते हैं। हम देख सकते हैं कि एक निश्चित डोज पर प्रतिक्रिया कितनी अलग-अलग होती है। शायद भविष्य में हम सीवी थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करके व्यक्ति की अग्नि या प्रकृति के आधार पर एविडेंस बेस्ड मात्रा बैंड या डोज बैंड्स भी तय कर सकें। ओह, ये तो कमाल होगा। हाँ, ये समझने में मदद करेगा कि क्यों एक ही रसायन कुछ लोगों के लिए अमृत जैसा काम करता है और दूसरों के लिए लगभग बेअसर रहता है। प्रमाण, मानव मिति एंथ्रोपोमेट्री। जब हम दशविध आतुर परीक्षा के हिस्से के तौर पर देह प्रमाण लेते हैं, तो बेसलाइन टेबल्स में इनके IQR या SD रिपोर्ट करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा स्टडी ग्रुप कितना एक जैसा है या कितना भिन्न है। क्या नतीजों में जो फर्क आ रहा है वो इलाज के कारण है या ग्रुप्स के बीच पहले से मौजूद अंतरों के कारण? देश, स्थान और काल, समय। मल्टी सेंटर स्टडीज में अलग-अलग सेंटर्स, देश या अलग-अलग मौसमों, काल में परिणामों के CV% की मॉनिटरिंग करने से हमें पता चल सकता है कि बाहरी फैक्टर्स नतीजों को कितना प्रभावित कर रहे हैं। इससे हम या तो प्रोटोकॉल को बेहतर बना सकते हैं या फिर एनालिसिस करते समय इन फैक्टर्स का हिसाब रख सकते हैं, जिसे स्ट्रैटिफाइड एनालिसिस कहते हैं। तो क्या भारत में जो बड़े आयुर्वेद ट्रायल्स चल रहे हैं, वो इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये प्रैक्टिस में आ रहा है? हाँ, और ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। हाल के सालों में खासकर कोविड-19, एंग्जाइटी, मोटापा, डायबिटीज और रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे एरियाज में जो कई महत्वपूर्ण आयुर्वेद RCTs और प्रोटोकॉल हुए हैं, वो नियमित रूप से परिणामों को माध्य प्लस SD के रूप में दिखा रहे हैं। जहां डेटा तिरछा होता है, वहां मीडियन, IQR और सही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। तो जो नए रिसर्चर हैं, उनके लिए ये पब्लिश स्टडीज अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। ये सब तो हुआ व्यक्तिगत रिसर्च पेपर्स की बात, लेकिन ये बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होता है? मतलब राष्ट्रीय नीतियां और भविष्य की दिशा, जैसे विजन 2030 या विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से फिट बैठता है। इसके कई कारण हैं। पहला, WHO का जो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र जामनगर में बना है, उसका एक मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा के लिए कठोर अनुसंधान विधियों और साक्ष्य लाइब्रेरीज को बढ़ावा देना। तो ये जो वेरिएबिलिटी मैट्रिक्स का सही इस्तेमाल है, ये हमें उन क्वालिटी एविडेंस के मानकों को पूरा करने में मदद करता है जिनकी उम्मीद अब ग्लोबल लेवल पर की जाती है। ओके। दूसरा, CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज का जो विजन 2030 दस्तावेज है, वो साफ तौर पर आयुर्वेदिक सिद्धांतों और इलाजों को वैलिडेट करने के लिए मॉडर्न एनालिटिक्स के इस्तेमाल की बात करता है। मल्टी सेंटर नेटवर्क में फैलाव या वेरिएबिलिटी के डैशबोर्ड बनाना, ये इस दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है। तीसरा, विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य और नीति आयोग का परंपरागत ज्ञान प्रणालियों और इनोवेशन पर जोर है। वेरिएबिलिटी ड्रिवन क्वालिटी एश्योरेंस को एक हेल्थ टेक डिलीवरेबल के रूप में पेश किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आयुष मिशन भी लगातार एविडेंस बेस्ड रिसर्च और डिजिटल इंटीग्रेशन पर बल दे रहा है। तो इन सभी लक्ष्यों के लिए वेरिएबिलिटी का सही मापन और रिपोर्टिंग ये बिल्कुल अनिवार्य है। ये लक्ष्य तो काफी महत्वाकांक्षी लगते हैं। इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने और इन लक्ष्यों तक पहुंचने में क्या टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, हमारी मदद कर सकती है? निश्चित रूप से AI यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी साबित हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कुछ ऐसे टूल्स की। हमने मजाक में कुछ संस्कृत प्रेरित नाम सोचे हैं जो रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की मदद कर सकें, जैसे मात्रा मित्र। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर न हो, बल्कि एक ऐसा AI मॉडल हो जो व्यक्ति की अग्नि, प्रकृति, उम्र वगैरह के आधार पर पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन के लिए डोज रिस्पॉन्स की वेरिएबिलिटी SD, CV, SE का अनुमान लगा सके। वाह!
इससे हमें ज्यादा पर्सनलाइज्ड और असरदार मात्रा तय करने में मदद मिल सकती है। प्रमाण डैश। प्रमाण डैश ये दशविध परीक्षा से मिली एंथ्रोपोमेट्री और वाइटल्स की वेरिएबिलिटी को ट्रैक करने वाला डैशबोर्ड हो सकता है। ये सेंटर वाइज CV% या IQR के हीट मैप दिखाकर मल्टी सेंटर ट्रायल्स में डेटा क्वालिटी एश्योरेंस QA में मदद कर सकता है। पता चल जाएगा कि कहाँ माप ठीक से नहीं लिए जा रहे हैं। अच्छा। युक्ति स्टार्ट्स ये एक स्मार्ट असिस्टेंट हो सकता है जो रिसर्चर्स को ट्रायल डिजाइन करने में मदद करे। ये एक्सपेक्टेड SD या IQR के आधार पर सैंपल साइज बताए, कॉन्सॉर्ट हर्बल चेकलिस्ट फॉलो करने में मदद करे, ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से टेम्पलेट दे, सब कुछ वेरिएबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। ये तो वाकई भविष्य की तस्वीर लग रही है। और भी कुछ सोचा है? ना, कुछ और आइडियाज भी हैं, जैसे अग्नि सेतु, खाने के बाद की वेरिएबिलिटी जैसे ग्लाइसीमिक एक्सकर्शन, उसको विजुलाइज करने के लिए। दोष विचारा HRV, जो वियरेबल डिवाइस से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी डेटा को दैनिक दोष चक्रों से जोड़ने की कोशिश करे। रसायन QC, रसायन प्रोडक्ट्स के लिए बैच टू बैच पोटेंशी का CV% मॉनिटर करने के लिए। आरोग्य SE, मल्टी सेंटर आयुर्वेद RCTs के लिए प्रिसिजन प्लानर, जो SE को ध्यान में रखकर सैंपल साइज बताए। साथ में स्कैन, एक फूड सिम्टम डायरी ऐप जिसमें वेरिएबिलिटी स्कोरिंग हो ताकि व्यक्तिगत साथमे का अनुमान लगाया जा सके। इन सब के लिए डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा? ABDM कंप्लाइंट डेटा लेना होगा, फिर एनालिटिक्स, पाइथन R में स्टोरेज, डैशबोर्ड और फिर पॉलिसी रेडी एक्सपोर्ट्स। पर इन सब के लिए डेटा और एथिकल फ्रेमवर्क मौजूद है। देखिए, आधार तैयार हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM डेटा कलेक्शन को स्टैंडर्डाइज करने में मदद कर सकता है। एनालिटिक्स के लिए ओपन सोर्स टूल्स मौजूद हैं और नैतिकता एथिक्स के लिहाज से ICMR ने AI और इंटीग्रेटेड मेडिसिन पर जो खास परिशिष्ट जारी किए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी होगा ताकि प्राइवेसी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी ये सब सुनिश्चित हो सके। ये सब बहुत ही जानकारीपूर्ण रहा। अगर हमें आज की पूरी बातचीत का सार निकालना हो कि भाई रिसर्चर्स को कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे एकदम शॉर्ट में? हाँ बिल्कुल, संक्षेप में मुख्य बातें ये हैं। रेंज, सिर्फ क्विक चेक के लिए हमेशा सैंपल साइज N और दूसरे मेजर्स IQSD के साथ बताएं। QD IQR, तिरछे डेटा के लिए या जब आउटलायर्स का असर कम करना हो, जैसे CRP VS स्कोर, मीडियन के साथ इसे प्राथमिकता दें। ST, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए और मीन बेस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डिफॉल्ट फैलाव माप है, RCT टेबल्स में सबसे कॉमन। विचरण, एनालिसिस इंजन के लिए जरूरी है लेकिन पढ़ने में आसानी के लिए SD रिपोर्ट करें। CV%, जब आपको अलग अलग यूनिट्स, स्केल्स या ग्रुप्स जैसे सेंटर, प्रकृति में रिलेटिव वेरिएशन की तुलना करनी हो तब ये बेस्ट है। SE, मीन की सटीकता का अनुमान लगाने, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने और सैंपल साइज प्लानिंग के लिए। याद रखें, ये डिस्क्रिप्टिव टेबल्स में SD का विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये बात तो एकदम साफ है कि आयुर्वेदिक अनुसंधान को अगर वाकई ग्लोबल लेवल पर विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाना है तो हमें परिवर्तनशीलता के इन सांख्यिकीय मापों को गंभीरता से अपनाना होगा और सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, ये न सिर्फ हमारे एविडेंस को मजबूत करेगा बल्कि ये राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे विजन 2030, विकसित भारत 2047, राष्ट्रीय आयुष मिशन और WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी के साथ भी अलाइन करने में मदद करेगा। और जैसा हमने देखा, ये AI पावर्ड भविष्य के आयुर्वेदिक टेक सॉल्यूशंस के लिए भी रास्ता तैयार करता है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में घूम रहा है। आयुर्वेद का जो मूल तत्व है वो है व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना, उसकी जो यूनिक प्रकृति है उसे समझना, जबकि आधुनिक रिसर्च वो अक्सर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और औसत पर जोर देती है। तो क्या ये जो सांख्यिकीय उपकरण हैं और AI जैसी नई तकनीकें आ रही हैं, क्या ये वाकई इस अंतर को पाट सकती हैं और दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ मतलब व्यक्तिगत ध्यान भी और वैज्ञानिक कठोरता भी, क्या ये एक साथ आ सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मानकीकरण के प्रयास में हम आयुर्वेद की वो जो गहरी समझ है, वो बारीकी है जो उसे इतना खास बनाती है, उसे ही खो दें? ये सोचना जरूरी है कि हम ये संतुलन कैसे बना सकते हैं, कैसे हम प्राचीन ज्ञान की आत्मा को, उसकी नुआंस को बनाए रखते हुए कठोर, तुलनीय और विश्वसनीय अनुसंधान कर सकते हैं। इस पर विचार करते रहिएगा।